बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इंटरफेस। सेल साइकिल के चैप्टर में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास जो सेल साइकिल है उसको हम डिवाइड करते हैं दो फेसेस में। जो हमारा सेल साइकिल है उसको हम डिवाइड करते हैं दो फेसेस में। तो पहला जो फेज़ है वो हमारे पास है इंटरफेस और जो दूसरा फेज़ है वो है हमारे पास डिवीजन फेज़। तो इंटरफेस क्या चीज़ है और इंटरफेस में वो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं सेल में। और चूंकि अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो सेल साइकिल एक्चुअली इस बारे में है कि सेल जो है वो कैसे अपने आप को डिवाइड करता है और कैसे उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है और एक सेल से हमारे पास दो सेल्स कैसे बनते हैं। तो हमारा जो सेल साइकिल का जो पूरा जो चैप्टर है उसमें जो पहला जो लेक्चर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंटरफेस का। इंटरफेस को जो है हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इस फेज़ में जो है सेल अपने आप को रेडी करता है डिवीजन के लिए। चूंकि हमारा जो दूसरा फेज़ है वो डिवीजन फेज़ है इसलिए इस फेज़ को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज़। इसके अलावा इसको अगर मैं प्रॉपरली डिफ़ाइन करूं तो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ द period between one cell division and the next cell division। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूँगा कि हमारे पास जब सेल को हम ड्रॉ करते हैं या सेल का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सेल में हमारे पास दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी सेल को अगर हम डिवीजन में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले सेल का हमारे पास बाउंड्री वाल होता है। हमारे पास दो बाउंड्री वाल्स होती हैं, एक जो है आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होता है, एक इनसाइड न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के हम इस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास दो मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल पड़ा होता है, उस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ पड़ा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है एक ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जिसका काम जो है वो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है और राइबोसोम्स जो है वो बाद में हमारे पास प्रोटीन बनाता है। इसके साथ साथ इस सेल में जो है हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है हमारे पास जो ऑर्गेनेल होता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल का काम होता है वो स्पेंडल फाइबर प्रोडक्शन करता है। इंशाल्लाह आगे इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब मेरा मकसद ये है यहाँ पे बात करने का, तो इंटरफेज में असल में ये होता है कि इंटरफेज में असल में जो सेल होता है वो अपने आप को रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेल जो है पहले तो दो सेल्स में डिवाइड होगा और वो जो दो सेल्स में जो डिवीजन हुई है वो दो सेल्स जो है वो फिर रेडी होंगे नेक्स्ट सेल डिवीजन में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द पीरियड बिटवीन द वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट सेल डिवीजन। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि इंटरफेस से पहले सेल की क्या सिचुएशन होती है। तो इंटरफेस में सेल से पहले या इंटरफेस को अपने आप को रेडी करने से पहले सेल की सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो नेटवर्क फॉर्म में होता है। उस नेटवर्क फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मेन जेनेटिक कंपोनेंट है जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास नेटवर्क की फॉर्म होता है, नेटवर्क की फॉर्म में होता है। इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। अब दूसरा जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास सेंट्रियोल जो कि परपेंडिकुलर शेप में एट द पोल्स ऑफ द सेल्स में मौजूद होता है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोलस है वो भी हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ पे अपने को याद रखना है कि जो न्यूक्लियर इन्वलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक ये हमारे पास वाज़े होता है, एक न्यूक्लियोलस वाज़े होता है, बाकी जो क्रोमेटिन होता है या क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होता है। इंटरफेस को हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हम उसको तीन उसमें फेजेस में डिवाइड करते हैं और जो तीनों फेजेस हैं उनका नाम कुछ यूँ है जो कि स्टार्ट होता है G1 फेज से,
G1 फेज, और दूसरा जो फेज़ है वो हमारे पास है S फेज़, और जो तीसरा फेज़ है वो हमारे पास है G2 फेज़। अब इन फेजेस में सेल के साथ क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है G1 फेज़ का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल होता है वो डिवीजन से पहले जो सेल की जो कंडीशन होती है उसमें क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और सेंट्रियोल मौजूद होता है। अब G1 फेज़ जो है इसमें जो G का मतलब है वो है मेरे पास गैप, और इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर द सेक ऑफ MCQs, या आप जो है क्वेश्चंस में लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना होगा। तो पहला बात ये है कि जो G का मतलब है वो है गैप। इसके अलावा जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ द इंटरफेस, ये वो फेज़ है जिसको हम लॉन्गेस्ट फेज़ कहते हैं। अब इस फेज़ में होता क्या है, इस फेज़ में ये होता है कि हमारे पास जो सेल है वो जो है मटेरियल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। तो इसमें असल में सेल की जो है वो ग्रोथ होती है। तो सेल ग्रोथ जो है वो इसमें होती है, और साथ ही साथ जो मटेरियल्स जो कि नेक्स्ट फेज़ में, चूंकि हमारे पास नेक्स्ट फेज़ में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसमें जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन होती है, तो सेल जो है वो रिक्वायर्ड आरएनएज, वो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, वो रिक्वायर्ड एंजाइम्स जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो G1 फेज़ में करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स, और साथ ही साथ जो है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ दी आरएनएज जो है वो होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं आपको ये समझाऊँ कि एस फेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि जो सेल जो है उसकी क्या वो होती है। डायग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सेल में असल में क्या कुछ हो रहा है। मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया कि सेल जो है वो मेरे पास उसके अंदर जो मटेरियल है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है, बाहर मेरे पास जो है परपेंडिकुलर शेप के सेंट्रियोल्स होती हैं जो कि अमूमन टूवर्ड्स द पोल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो नेक्स्ट वो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या जो डायग्राम बनता है वो इस तरह बनता है कि एस फेज़ में ये जो G1 फेज़ में ये जो नेटवर्क है वो अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम्स जो हैं, ये नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाती हैं। तो किस तरह आती हैं हमारे पास इस तरह कुछ शक्ल बन जाता है क्रोमोसोम्स का, जो कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है। अब ये शेप जो है ये मेरे पास G1 फेज़ में बन चुकी है, और G1 फेज़ में जो है मेरे पास सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जो कि सेल जो नेक्स्ट फेज़ में जो मेरे पास जो ये क्रोमोसोम है उसकी जो डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसके लिए ज़रूरी होती है। तो इस फेज़ को हम नाम देते हैं सिंथेसिस फेज़, और इसको हम सिंथेसिस फेज़ इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो याद करने वाली चीज़ जो यहाँ पे है, जो काबिल गौर है, वो है कि इस फेज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़, और इस फेज़ में जो है साथ ही साथ सिंथेसिस के साथ साथ जो है चूँकि यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है सेल की, तो यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है। और सिंथेसिस फेज़ में मेरे पास चूँकि G2 फेज़ में जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो फार अपार्ट हो जाती हैं, अपोजिट पोल्स में चली जाती हैं, तो सेल जो है अपने आप को इसके लिए भी रेडी कर देता है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि सेल्स जो है वो रेडी इटसेल्फ फॉर दी नेक्स्ट फेज़, और जो नेसेसरी चेंजेस होती हैं वो उसमें होती रहती हैं। सो रेडी इटसेल्फ फॉर दी नेक्स्ट फेज़, जो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो है G2 फेज़। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बोर्ड का जो स्पेस है उसका मसला है। आखिर में मैं आपको डायग्रामेटिकली 1-2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो डायग्रामेटिकली जो विजुअली असल में जो इन तीनों फेज़ में वो होता क्या है। अब जो तीसरा फेज़ है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, या हम इसको कहते हैं दी रेप्लिकेशन ऑफ दी डीएनए। देखो
आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंटरफेज इज एक्चुअली द फेज इन विच द सेल रेडी इटसेल्फ फॉर द डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज के लिए रेडी करने के लिए सेल में जितने भी मटेरियल्स हैं उनको इतने अमाउंट में होना ज़रूरी है कि जब एक सेल से जो है वो 2 सेल बन रहा है तो दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ दी कंपोनेंट्स मौजूद होनी चाहिए। और जो सेल का जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास क्रोमोसोम या वो हमारे पास डीएनए है। तो एस फेज जो है खासकर एक पूरा फेज इंटरफेज का जो है वो इसके लिए डेडिकेट किया जाता है। तो एस फेज इज एक्चुअली द सिंथेसिस फेज। अब G2 फेज में ये होता है कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो सेंट्रियोल्स होती हैं, जो सेंट्रियोल जो हमारे पास सेल के एक कोने में मौजूद होती हैं, ये फार अपार्ट एक दूसरे साथ अलग हो जाती हैं और अपोजिट पोल पे पहुंच जाती है। सेंट्रियोल का काम ये होता है कि सेंट्रियोल जो है वो स्पेंडल फाइबर्स जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और स्पेंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होके जो हमारे पास ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है एट द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रोमियर और विच इज़ आल्सो कॉल्ड द काइनेटोकोर। तो इस पॉइंट पे जब ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पे अटैच हुई हैं तो सेंट्रियोल जो स्पेंडल फाइबर फेंकता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वो स्पेंडल फाइबर जो हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाती हैं। तो G2 फेज में मेरे पास जो है जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाती हैं। तो सेंट्रियोल्स हमारे पास अपोजिट पोल तक पहुंच जाती हैं। द सेल रेडी इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। तो G2 फेज में असल में जिस तरह के G1 फेज में सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है, S फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। तो G2 फेज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो है जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो एक दूसरे से जुदा होके अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाती हैं। तो मैं इसको अगर इंग्लिश में लिखूं या इसको मैं आसान अल्फाज में लिखूं तो मेरे पास ये होगा कि द मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स जो है वो G2 फेज में होता है। अब सेंट्रियोल्स क्या चीज़ है और सेंट्रियोल का मकसद क्या है? तो सेंट्रियोल असल में वो ऑर्गेनेल है सेल में जिसका काम होता है स्पेंडल फाइबर्स की प्रोजेक्शन या स्पेंडल फाइबर्स जो है वो वहाँ से निकलते हैं। अब स्पेंडल फाइबर क्यों निकलते हैं? स्पेंडल फाइबर इज़ एक्चुअली द फाइबर, जैसे कि हम तार कहते हैं, जिस तरह तार होती है, लेकिन ये प्रोटीन से बनी होती हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है, माइक्रोटिब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन से जो है ये स्पेंडल फाइबर्स बनी होती है। अब स्पेंडल फाइबर्स का सीन ये होता है कि ये मेरे पास है एक क्रोमोसोम जो कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है और ये जो पॉइंट है मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि इट्स आल्सो कॉल्ड द काइनेटोकोर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड द सेंट्रोमियर। तो G2 फेज में जो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे पहुंच चुकी हैं, मैं यहाँ पे एक सेंट्रियोल ड्रा करता हूँ और एक सेंट्रियोल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है। तो इस तरह होता है कि यहाँ से भी स्पेंडल फाइबर्स आ जाती हैं और यहाँ से भी स्पेंडल फाइबर्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो गौर करने की बात है वो ये है कि स्पेंडल फाइबर्स जो है जो ओरिजिनेट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर में अटैच नहीं होती, वो साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाती हैं जो कि पोलर स्पेंडल फाइबर होती हैं, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है और एक स्पेंडल फाइबर जो है वो पीछे सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाता है। यहाँ पे चूंकि मेरे पास स्पेस कम है मैं यहाँ पे ये सारा जो है मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको एक मिनट की थोड़ी सी इलस्ट्रेशन बना देता हूँ इस पूरे इंटरफेस की। अच्छा, तो इंटरफेस जो है वो स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि सेल की कंडीशन ये होती है मेरे पास। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेल बना देता हूँ और उसके गिर जो है एक छोटा सा साइटोप्लाज्म। अब देखो इंटरफेस अब स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो नेटवर्क की शक्ल में होती हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होता है और जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब इस तरह होता है कि जो ही सेल प्रिपेयर हो जाता है कि इंटरफेस में इंटर होना है, और जब इंटरफेस में जब सेल इंटर हो जाता है तो उसकी कंडीशन कुछ यूँ होती है कि मेरे पास जो क्रोमोटीन नेटवर्क है वो आ जाता है क्रोमोसोम की शक्ल में और जो न्यूक्लियोलस है वो एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद होता है और जो सेंट्रियोल है वो भी अपनी जगह पे मौजूद होती है। सही है। अब ये सेल जो है वो अब रेडी हो चुका है
इंटरफेस के लिए इंटर होने के लिए। यहाँ पे चूँकि हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फेज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होता है दी G1 फेज़। अब G1 फेज़ स्टार्ट हो चुका है। जब G1 फेज़ स्टार्ट होता है तो G1 फेज़ स्टार्ट होने के बाद जो है इसमें 2-3 किस्म की चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है द सेल जो है वो स्टार्ट ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ हो जाता है। जो आरएनएज होती हैं, आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब आरएनए सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए सिंथेसिस जो है ये न्यूक्लियोलस है, वो दो चीज़ें करता है, एक राइबोसोम, एक आरएनए। अब दो आरएनए जो सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए भी मौजूद है, क्योंकि राइबोसोम में मेरे पास जब राइबोसोम हम डिटेल में पढ़ते हैं चौथे चैप्टर में, उसमें ये होता है कि राइबोसोम का एक अपना आरएनए होता है। तो आरएनए सिंथेसिस होती है, अदर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर दी सेल ग्रोथ, वो लाइक प्रोटीन्स हो गई, एंजाइम्स हो गई, उनकी जो है प्रोडक्शन होती है या उनकी एकमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब G1 फेज़ में तो सेल ग्रोथ मेन इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो सेल ग्रोथ होता है। G1 फेज़ हो गया। अब G1 फेज़ के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो है द रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के फेज़ को हमने नाम दिया है एस फेज़। एस फेज़ इसलिए हमने नाम दिया है, एस का मतलब जो है वो है सिंथेसिस। तो इस फेज़ में मेरे पास ये जो एक क्रोमोसोम है इससे 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो मैं इसको इस तरह कुछ ड्रा कर देता हूँ कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक मेरे पास ये क्रोमोसोम है और दूसरा जो क्रोमोसोम है ये वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो मेन इवेंट है वो क्या हो रहा है? वो जो मेन इवेंट है वो है मेरे पास द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए या द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, अब यहाँ पे मेरे पास 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब G2 फेज़ में ये होता है कि G2 फेज़ में तीसरा फेज़ अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ताकि आप उनको समझ आ जाए कि एस फेज़ में मेरे पास क्या हुआ, द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके और जिस तरह के मैंने आपको एक 2-3 मिनट पहले बता दिया था कि इस फेज़ में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। अब तीसरा जो फेज़ है वो मेरे पास है, इट इज़ कॉल्ड द G2 फेज़। और G2 फेज़ में जो है वो जो सेल होता है उसमें जो सेंट्रियोल्स मौजूद होती हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं और अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ये मेरे पास वो वो हैं क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक यहाँ पे आ जाता है सेंट्रियोल और दूसरा जो सेंट्रियोल है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि देखो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ये है कि ये ख़त्म हो जाता है। अब ये जब ख़त्म हो गया तो यहाँ से जो है वो स्पेंडल फाइबर्स की ओरिजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अब स्पेंडल फाइबर्स जो है वो 3 तरीक़ों से जो है कनेक्ट होती हैं। एक कनेक्शन जो है वो स्पेंडल फाइबर्स की, एक स्पेंडल फाइबर इससे आ जाता है, दूसरा इधर से आ जाता है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं द पोलर अरेंजमेंट ऑफ द स्पेंडल फाइबर्स। दूसरा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे कनेक्शन हो जाती है। इस कनेक्शन को जो है हम डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो है काइनेटोकोर या सेंट्रियोल में जो है वो अटैचमेंट हो जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, चूंकि सेंट्रियोल को अपने आप को एक जगह पे होल्ड रखना होता है, एक जगह पे अपने आप को मजबूती से पोजीशन रखना होता है, तो यहाँ से जो है स्पेंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं। अब यहाँ से जो अटैचमेंट हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी ओरिजिनेशन है, यहाँ से भी ओरिजिनेशन है, तो ये कुछ स्टार शेप स्ट्रक्चर बना रही हैं। इसलिए हम यहाँ के जो स्पेंडल फाइबर्स हैं इसको स्टेरिक स्पेंडल फाइबर अरेंजमेंट कहते हैं। सही है, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द स्पेंडल फाइबर्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अपोजिट पोल्स फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। ओके, अब यहाँ पे अटैचमेंट हो गई, तो ये जो अटैचमेंट हुई है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, जो डुप्लीकेशन हुई है, एक तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। मतलब ये है कि ये मेरे पास
ये मेरे पास जो है क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है इसको साथ ले जाएगा, इसको एक पोर्शन को, और यहाँ से दूसरा पोर्शन जो है वो चला जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 4 क्रोमेटिड्स थी जो कि यहाँ पे बन चुकी थी इस फेज में, अब जो है 2 यहाँ पे आ गई, 2 वहाँ पे आ गई, तो फिर जो है वही स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि अब एक जो है 2 क्रोमेटिड्स एक तरफ चली जाएंगी, 2 क्रोमेटिड्स एक तरफ चली जाएंगी, और सेल जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो सेल डिवीजन हो जाता है। सेल डिवीजन के बाद जो है मेरे पास जो है 2 किस्म के सेल्स आ जाती हैं। एक सेल जो है उसमें एक क्रोमोसोम आ जाता है, और दूसरे में मतलब देखो अरेंज जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि इस फेज में जो है वो डुप्लीकेशन हो जाती है। अब 2 सेल्स मेरे पास बन चुकी हैं। सो इट इज़ एक्चुअली द कंप्लीट इंटरफेस। और अब जो मैंने पहले डिफाइन किया था कि इंटरफेस जो है वो एक ऐसा पीरियड है जो कि फर्स्ट डिवीजन से लेके नेक्स्ट डिवीजन तक। अब ये जो सेल है ये अगर इसको डिवाइड होना है तो ये फिर इंटरफेज में चला जाएगा, इंटरफेज में चला जाएगा, और फिर यही जो सर्कल है ये कंटिन्यू होगा। एक और फेज होता है जो कि कुछ सेल्स में होता है, उस फेज को हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज जो है वो G0 फेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि हमारे पास लिवर सेल और किडनी सेल, इसमें हमारे पास सीमी G0 फेज, या इसको मैं G0 फेज नहीं, सेमी परमानेंटली इंटर्ड इनटू दी G0 फेज। अब G0 फेज क्या है? G0 फेज में इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात सेल जो है डायरेक्टली अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करके इस फेज से उसको गुजरना नहीं पड़ता, वो एक रेस्टिंग कंप्लीट परमानेंट रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसको हम G0 फेज कहते हैं, जिसमें इंटरफेज की कुछ फेजेस नहीं होती, ना डिवीजन होता है उस सेल में। वो सेल्स जिनको ज़्यादा डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में अक्सर इस तरह होता है कि जो लिवर सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली फंक्शन करती हैं, किडनी सेल होती हैं जो कंटिन्यूसली फंक्शन करती हैं, उन सेल्स को जो है वो कंटिन्यूस डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को G0 फेज में धकेल देते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, या तो परमानेंटली चले जाते हैं या सेमी परमानेंटली चले जाते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जो लिवर और किडनी सेल है ये सेमी परमानेंटली जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं, और आगे जो है उनकी डिवीजन नहीं होती, और स्पेसिफिक कंडीशंस पे जो है वो फिर इंटरफेज में इंटर हो जाते हैं। तो G0 फेज वो एक ऐसा फेज है जिसमें इंटरफेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू नहीं होती, और सेल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ बरकरार रखता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी इंटरफेस, जिसको हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। इस फेज़ का मकसद मैंने पहले आपको बताया कि इसका मकसद ये है कि सेल अपने आप को रेडी करता है डिवीजन फेज़ के लिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है कि आप कहेंगे कि सर आपने जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रियोल के साथ स्पिंडल फाइबर के साथ जो अटैचमेंट है उसके बाद आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 2 सेल्स में, तो डिवीजन फेज़ जो है वो काफ़ी लेंथी है। अब यहाँ से जो लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं डिवीजन फेज़, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको कहते हैं डिवीजन फेज़। और इस डिवीजन फेज़ को जो है हम थारोली एंड ब्रीफली जो है अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें माइटोसिस है और मेयोसिस है। उम्मीद करता हूँ कि जो इंटरफेस का जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उमूमन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपको समझ आ चुका होगा।